वेलकम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 एंड पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। ये दो एक्ट अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन ये पूरा जो एक्ट है ये बहुत बड़ा है, तो इसका डॉक्यूमेंट जो है आप गूगल करेंगे तो आपको वेबसाइट्स पे भी अवेलेबल है। और DEIFI.org जिस पोर्टल पे हम अपने DHAs कंडक्ट करवा रहे हैं, वहाँ पर भी जो है इसकी मैं कॉपीज़ वहाँ पर अपलोड कर दूँगा। वहाँ से भी आप जो है डाउनलोड करके पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अभी हम उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो कि आपके सिलेबस से रिलेटेड हैं, जो आपके क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चंस हैं या आपके जो सिलेबस में जो कवर हो रहे हैं, उन टॉपिक्स को सिर्फ जो है अभी हम टच करेंगे। तो जो पहला वाला एक्ट जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। 1948 का एक एक्ट हम पहले भी पढ़ चुके हैं और वो था फैक्ट्रीज़ एक्ट 1948। तो दोनों में कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, दोनों ही अलग अलग एक्ट हैं। बस जो इनेक्शन डेट है 1948 वो सेम है। तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें कि 1948 का ये एक्ट नंबर 34 है और इट वाज इनेक्टेड इन इंडिया ऑन 19 अप्रैल 1948। ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ये आपके DHAs में या आपकी जनरल नॉलेज के लिए जो है वो काफ़ी हैं, अच्छी हैं। तो अगर छोटा सा आपको DHA में इस तरह का कोई क्वेश्चन जो है क्विज़ में या एडिशनल में आ जाए तो आप इन सब चीज़ों को जो है आप याद कर सकते हैं कि एक्ट नंबर डैश ऑफ ईयर 1948, तो यू हैव टू राइट 34 और इनेक्टेड ऑन डैश अप्रैल 1948 तो आप 19th लिख सकते हैं। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं वो आप याद करके रख सकते हैं। तो चलिए अब इसके बारे में, इसकी जो डेफिनेशन है उसको थोड़ा सा डिस्कस करें। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 जो है इट इज़ एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर सर्टेन बेनिफिट्स टू एम्प्लॉयज़ in case of sickness, maternity and employment injury, and to make provisions for certain other matters in relation thereto। तो बेसिक जो है इसका पर्पस इस एक्ट का वो सिर्फ यही है कि जो आपके एम्प्लॉयज़, जो आपके वर्कर्स फैक्ट्री में, ऑर्गेनाइजेशन में जो काम कर रहे हैं, तो उनको कुछ बेनिफिट्स जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे बेनिफिट्स टू एम्प्लॉयज़ इन केस ऑफ सिकनेस, जब कोई वर्कर बीमार हो जाता है तो सिक लीव, इस तरह की मेडिकल्स लीव जो हैं वो उसको प्रोवाइड की जा सकती हैं। तो कुछ बेनिफिट जो हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं। तो इन द केस ऑफ सिकनेस, इन द केस ऑफ मैटरनिटी, मैटरनिटी मीन्स जो मदर अपने बेबी के लिए जो है वो छुट्टियां लेती है, तो दैट इज़ मैटरनिटी लीव। तो उसके मैटरनिटी लीव में उसके केयर के लिए जो है वो कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड किए गए हैं ताकि जो मदर है अपने बेबी के साथ टाइम भी स्पेंड कर सके और उसकी केयर भी कर सके। एंड सिमिलरली एम्प्लॉयमेंट इंजरी, एम्प्लॉयमेंट इंजरी का मतलब ये है कि जब कोई वर्कर ऑर्गेनाइजेशन में, फैक्ट्री में काम करते समय अगर कोई इंजर हो जाता है तो उस कंडीशन में उसको जो है रेस्ट दे दिया जा सकता है, कुछ कंपनसेशन प्रोवाइड किया जा सकता है, या फिर उसको जो है कुछ छुट्टियां जो है प्रोवाइड की जा सकती हैं सो दैट ही कैन हील। तो इस तरह के जो रिलेटेड जो मैटर्स हैं उन सबको जो डिस्कस करने के लिए बेसिक पर्पस जो है इस एक्ट का, वो इन सब बेनिफिट्स प्रोवाइड करने के लिए एम्प्लॉयज़ को ये एक्ट जो है लागू किया गया। अब इस एक्ट के एप्लीकेशन के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं एक एक करके डिस्कस करते हैं। ये मेन कंडीशंस हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इट शेड अप्लाई इन द फर्स्ट इंस्टेंस टू ऑल द फैक्ट्रीज। तो चाहे वो फैक्ट्रीज गवर्नमेंट की हो या फिर इवन कॉरपोरेट इंडस्ट्रीज भी हो, फैक्ट्रीज हो, तो भी अदर देन द सीजनल फैक्ट्रीज, तो ये जो है इट विल बी अप्लाइड टू ऑल द फैक्ट्रीज। सेकेंड पॉइंट ये है कि जो गवर्नमेंट है, अगर किसी कॉरपोरेट इंडस्ट्री की बात करें तो उसमें कंसल्ट कर सकते हैं विद द कॉरपोरेशन, अदरवाइज स्टेट गवर्नमेंट से कोई भी अगर इस एक्ट में अमेंडमेंट करना है या फिर इस्टेब्लिशमेंट करना है। इस्टेब्लिशमेंट क्या है वो नेक्स्ट स्लाइड में अभी हम पढ़ेंगे भी कि इस एक्ट के अकॉर्डिंगली इस्टेब्लिशमेंट क्या है। तो कोई अगर आपको इस्टेब्लिशमेंट करना है तो सिंपल गवर्नमेंट जो है वो एक 6 मंथ्स का नोटिस पीरियड कोई गेजेटेड ऑफिसर जो है उससे, ऑफिशियल से डिस्कस करने के बाद इस एक्ट में किसी भी तरह का इस्टेब्लिशमेंट या फिर अमेंडमेंट जो है वो कर सकती है, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो, कमर्शियल हो या एग्रीकल्चर, किसी भी तरह का जो अमेंडमेंट है वो पॉसिबल है। तीसरा पॉइंट जो है वो एक लिमिट के ऊपर जो है डिपेंड करता है, क्योंकि ये एक्ट तभी लागू होगा, कुछ इसमें प्रोविजंस हैं कि नंबर ऑफ
आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं किसी फैक्ट्री में, अगर वो इस लिमिट से कम है तो वो ये एक्ट जो है लागू नहीं होता है। तो कुछ इस तरह की जो लिमिट्स जो हैं वो प्रोवाइड की गई हैं। तो कोई भी ऐसी फैक्ट्री जिसमें कि किसी भी कंडीशन में अगर वो लिमिट जो है नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ की वो कम हो जाती है, एम्प्लॉय जो है नौकरी छोड़ के जा चुके हैं या लॉस हो गया जिसकी वजह से काम ख़त्म हो गया, फैक्ट्री में एम्प्लॉयज़ का जो नंबर है वो 500 से घट के 200 या 250 हो गया, तो उस कंडीशन में जब इस तरह का जो है आपका नंबर ऑफ़ जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कम हो जाते हैं, उस कंडीशन में या फिर किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आपका जो लॉ है वो सीज टू बी कैरिड ऑन, तो उसमें उस लॉ को हटाया जाने की प्रोविज़न भी जो है वो दी गई है। अब बात करते हैं कि कौन से बेनिफिट्स को ये कवर करता है ये एक्ट। तो सबसे पहले है सिकनेस बेनिफिट। ये भी हमने पहले भी आपको मैंने जैसे बताया कि कोई आप भी देखते हैं कि कभी बीमार हो जाते हैं कि आप इफ़ यू आर अनवेल तो आप परफॉर्म नहीं कर सकते इतनी अच्छे से, तो उस कंडीशन में आप जो है सिक लीव जो है ले सकते हैं, मेडिकल लीव जो हैं वो आपको प्रोवाइड की जाती हैं। तो दीज आर सम ऑफ द बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय। तो सिकनेस बेनिफिट्स जो हैं वो कुछ लीव्स की फॉर्म में जो है आप छुट्टी के फॉर्म में जो है आपको मिल जाते हैं। सिमिलरली मैटरनिटी बेनिफिट मैं आपको पहले से बता चुका हूँ। डिसेबलमेंट बेनिफिट, डिसेबलमेंट बेनिफिट जो है वो उसके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं कि अगर कोई एम्प्लॉय काम करते हुए ऑर्गेनाइजेशन में फैक्ट्री में किसी भी वजह से इंजरी हो जाती है, डिसेबलमेंट मीन्स आपका कोई बॉडी पार्ट जो है वो काम करना बंद हो जाए, हाथ जो है वो फ्रैक्चर हो जाए या आपको ऐसी चोट लग गई है, तो उस कंडीशन में आपको डिसेबलमेंट के लिए कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय। हो सकता है कुछ कंपनसेशन मिल जाए इन द फॉर्म ऑफ मनी, इन द फॉर्म ऑफ सम अदर बेनिफिट्स, तो कुछ आपको रेम्यूनरेशन जो है वो पे हो सकते हैं, या फिर जब तक कि वो आपके एबलमेंट ना हो जाए आपकी बॉडी की, तो उस टाइम ड्यूरेशन तक जो है आपको हो सकता है सैलरी मिले और साथ के साथ आपको छुट्टियां भी मिलें, तो डिपेंडिंग कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के क्या रूल्स हैं। देन एक्सीडेंट्स अराइजिंग इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जब आप काम कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपके कुछ एक्सीडेंट्स हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन फेलियर हो, मशीन का फेलियर हो, तो रीज़न्स जो हैं वो टेक्निकल हो सकते हैं, कोई आपकी पुअर लाइटिंग की वजह से हो सकता है कि आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं या जो मशीन है, इक्विपमेंट्स हैं, उनके फेलियर की वजह से आपको अगर कोई एक्सीडेंट फेस करना पड़ता है, तो उस कंडीशन में भी जो है आपको कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। देन एक्सीडेंट्स हैपनिंग व्हाइल एक्टिंग इन ब्रीच ऑफ रेगुलेशंस, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हर ऑर्गेनाइजेशन में है, किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन में किसी एक पर्टिकुलर मशीन के ऊपर काम करने के लिए, या फिर कुछ टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तो अगर उन रेगुलेशंस को आप वायलेट करके अगर आप काम कर रहे हैं वहाँ पर, अगर आपको सुपरवाइज़र ने बोला है कि नहीं आपको ये काम करना है, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो आप छोड़ दीजिए, तो उस कंडीशन में अगर आपको इस तरह का एक्सीडेंट फेस करते हैं तो उस कंडीशन में आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। वो बेनिफिट्स हो सकता है मॉनेटरी फंड में, हो सकता है कि आपको कुछ कंपनसेशन जो है प्रोवाइड किया जाए ताकि आप जो है उस एक्सीडेंट से बाहर आ सकें, ओवरकम कर सकें उन सब चीज़ों को। देन एक्सीडेंट हैपनिंग वाइल ट्रैवलिंग इन एम्प्लॉयर्स ट्रांसपोर्ट, आपके एम्प्लॉयर ने आपको ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड की हुई है जिससे कि आपको घर से फैक्ट्री तक आने के लिए और फैक्ट्री से घर तक जाने के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड की गई है। उस ट्रांसपोर्ट सर्विस से जब आप ट्रैवल कर रहे हैं उस कंडीशन में अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उस कंडीशन में आपको जो है पूरा एक्सीडेंट का जो खर्चा है, हो सकता है जो आपको चोट लगी उसको पूरा का पूरा जो है वो कवर करती है। देन एक्सीडेंट्स हैपनिंग वाइल मीटिंग इमरजेंसी, इमरजेंसी है, आपके टारगेट्स अचीव नहीं हुए हैं, उसको अचीव करते करते जो है आपने जल्दबाजी में आपने रूल्स को, आपने अपनी सेफ्टी को जो है नज़रअंदाज कर दिया, उस कंडीशन में अगर आप ऑर्गेनाइजेशन की इमरजेंसी के लिए टारगेट्स को अचीव करने के लिए जल्दबाजी में आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं जो कि नहीं होना चाहिए, और उस कंडीशन में अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में आपको कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है। तो ये एक्ट जो है उन सब बेनिफिट्स को आपको प्रोवाइड करने के लिए जो है वो प्रोविजंस प्रोवाइड करता है। देन इज़ डिपेंडेंट्स बेनिफिट, डिपेंडेंट्स कौन होते हैं? जो कि किसी आदमी के ऊपर आश्रित होते हैं, जैसे कि कोई एम्प्लॉयर है, उसके जो बच्चे हैं, उसके जो बीवी है,
जो उसके घर वाले जो लोग हैं उनको हम बोलेंगे डिपेंडेंट है, तो उनको क्या बेनिफिट प्रोवाइड होते हैं। अगर कोई एम्प्लॉय, कोई वर्कर या कोई ड्यूटी मैन है, अगर वो ऑन ड्यूटी किसी वजह से वो एक्सपायर हो जाता है, तो उस कंडीशन में उसके डिपेंडेंट्स को जो है वो बेनिफिट प्रोवाइड किए जाते हैं। वो पैसे हो सकते हैं, या फिर आपने देखा होगा कि अगर फादर एक्सपायर हो चुका है ऑन ड्यूटी, तो उसकी जो जॉब है वो उसके बेटे को या उसकी वाइफ को जो है मिल सकती है। तो दीज आर द सम बेनिफिट्स प्रोवाइडेड टू द डिपेंडेंट्स ऑफ दैट एम्प्लॉय। नेक्स्ट इज ऑक्यूपेशनल डिजीज़। ऑक्यूपेशनल डिजीज़ मैं एक बार पहले भी डिस्कस किया है कि वो डिजीज़ जो कि काम करने की वजह से आपके बॉडी में हो जाती हैं, वो डिजीज़ आर कॉल्ड ऑक्यूपेशनल डिजीज़। जैसे एक एग्जांपल मैंने आपको पहले भी बताया था, जो ईंट को ढोने वाले जो मज़दूर लोग हैं, उनके हाथ की जो कलाई की जो नर्व्स हैं वो इस तरह से इन्फेक्ट तो नहीं बोल सकते, वो इस तरह से इम्पैक्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनकी कलाई की स्ट्रेंथ धीरे 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 वो कम हो जाती है। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीज़ जो कि काम करने की वजह से हुई। तो अगर इस तरह की कोई डिजीज़ है, जैसे कि एक और एग्जांपल जो है वो ये हो सकता है कि माइंस में जो लोग काम करते हैं, जिसमें कोयला या इस तरह का जो है आपको अंडरग्राउंड जाके कोयले के खदान में से कोयला बाहर निकालना, तो उस माइंस में जो लोग काम करते हैं, अक्सर देखा जाता है कि उनके जो फेफड़े हैं, जो लंग्स हैं, वो इस तरह से इन्फेक्टेड हो जाते हैं कि उनको सांस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस तरह की जो डिजीज़ जो कि काम करने की वजह से आपके बॉडी में हुई हैं, तो उन सब डिजीज़ को आप ओवरकम करने के लिए आपको कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं बाय द एम्प्लॉयर, तो उसका प्रोविज़न भी है। देन मेडिकल बेनिफिट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि स्केल ऑफ मेडिकल बेनिफिट, कि कितना लेवल का जो है आपको मेडिकल बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट का या फिर एम्प्लॉय का मेडिकल ट्रीटमेंट का प्रोविज़न जो है आपको हो सकता है कि कुछ कार्ड्स बना दिए जाएं, हो सकता है कि अगर आपकी फैमिली में या आपको कोई भी इमरजेंसी कंडीशन में आप हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में कुछ बेनिफिट्स आपके एम्प्लॉयर या ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से आपको जो है मेडिकल का जो खर्चा है वो आपको इतना नहीं उठाना पड़ता। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ इंश्योरेंस। देन एस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ हॉस्पिटल्स बाय द कॉरपोरेशन, तो जिसमें कि आपके कुछ खुद के हॉस्पिटल्स हो सकते हैं या उनका इस्टेब्लिशमेंट बनाया जा सकता है, जिसमें कि आपका कोई भी मेडिकल या इस तरह का कोई इलाज जो कि पॉसिबल है वहाँ पर किया जा सके। दीज आर सम ऑफ द बेनिफिट्स जो कि इस एक्ट में जो है वो कवर अप होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट एक्ट अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। तो ये एक्ट जो अभी हम आगे पढ़ेंगे वो 1936 के एक्ट के हिसाब से जो है वो अभी हम पढ़ेंगे। हालांकि इसमें कुछ अमेंडमेंट हो चुके हैं, अभी नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताता हूँ कि क्या अमेंडमेंट हुआ है, कब हुआ है। तो अभी जो इसमें पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे 1936 का जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंगली। तो सबसे पहली चीज़ तो कि इट इज़ एक्ट नंबर 4 ऑफ 1936 और इट वाज इनेक्टेड ऑन 23 अप्रैल 1936। और इसका पर्पज़ क्या है? दिस एक्ट इज़ फॉर द रेगुलेशन ऑफ द पेमेंट ऑफ वेजेस टू सर्टेन क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयड पर्सनस। जो वर्कर किसी ऑर्गेनाइजेशन में, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, उनकी पेमेंट क्या होगी, उनके जो वेजेस हैं उनका अलग अलग लेवल्स के हिसाब से, कि फर्स्ट लेवल पे, सेकंड लेवल पे, थर्ड लेवल पे। तो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके क्लासेस के हिसाब से कुछ पेमेंट जो वेजेस के हैं वो निर्धारित किए गए, लिमिट्स जो हैं वो सेट कर देंगे कि इसको कम से कम इतनी वेजेस जो हैं वो मिलनी चाहिए। अदरवाइज़ क्या होता है कि शोषण होता है एम्प्लॉय के साथ, कि इसको सैलरी जो है वो इतनी नहीं प्रोवाइड करनी है। तो उस तरह के शोषण से बचने के लिए जो है ये एक्ट लागू किया गया इन 1936। इसका जो लास्ट अभी रिसेंट अमेंडमेंट हुआ है वो हुआ है 2017 में, 3 इयर्स बैक। तो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट का अमेंडमेंट बिल 2017 में जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया इन लोकसभा ऑन 3 फरवरी 2017 बाय द मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिस्टर बंदारू दत्तात्रेय। तो ये एक जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है, और आपके जो DHAs हैं उसमें भी कोई छोटा सा क्वेश्चन है, इस तरह से पूछा जा सकता है। तो द बिल अमेंड्स द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। तो अगर छोटी से अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछ ले ऑब्जेक्टिव, तो उसमें आप जो है वो इस क्वेश्चन के लिए जो है थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा
कि इसका लास्ट अमेंडमेंट जो है दैट वाज ऑन February 2017, तो यू शुड नो कि 3 फरवरी को हुआ है एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय मिनिस्टर ऑफ डैश। तो आपको जो है लिखना होगा कि लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट बाय डैश मिस्टर बंडारू दत्तात्रेय। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं वो इसमें से बन सकते हैं, तो एक जनरल नॉलेज के लिए भी काफ़ी अच्छा है। और ये लास्ट अमेंडमेंट जो है 3 साल पहले जो हुआ, तो एक रीसेंट डेवलपमेंट है। अब ये जो स्लाइड है उसमें आपके क्वेश्चन बैंक में भी एक ये क्वेश्चन है कि इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट्स क्या क्या हैं अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। तो ये कुछ इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट्स के कुछ पॉइंट्स हैं जो भी हम डिस्कस करेंगे। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंगली इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट क्या है, ये कोई ट्रेनवे सर्विस हो सकती है जिसमें कि मोटर ट्रांसपोर्ट सर्विस जो कि पैसेंजर्स को कैरी करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए जो है वो यूज़ की जाए बाय द रोड, और या फिर हो सकता है बाय ट्रेन। इस तरह से एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस को भी हम जो है इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, चाहे वो मिलिट्री या नेवल या एयरफोर्स की सर्विसेज हों या सिविल एविएशन हो। तो इस तरह की जो सर्विसेज हैं उसको हम इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट्स में काउंट करेंगे। इस तरह से अगर पानी के रास्ते से अगर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, चाहे वो सामान का हो, चाहे वो लोगों को जो है एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाना हो, तो उस कंडीशन में वी कैन यूज़ डॉक, वार्फ, जेटी, इस तरह के जो है आप इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर सकते हैं, मशीन यूज़ कर सकते हैं टू ट्रांसपोर्टेशन। देन इनलैंड वेसल्स हैं, इनलैंड वेसल्स भी जो कि पानी के अंदर चलते हैं, पनडुब्बियाँ हैं, मैकेनिकली प्रोपेल्ड आपके शिप्स हैं, या माइन, क्वारी या ऑयल फील्ड जो है इस तरह के लिए जो इस्टेब्लिशमेंट किए जाएँ, प्लांटेशन है। तो ये आपके बेसिकली पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के अकॉर्डिंगली इन सभी सर्विसेज को या इन सभी इस्टेब्लिशमेंट्स को हम इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट्स में काउंट करेंगे। इस तरह से आपके कोई वर्कशॉप या अदर कोई इस्टेब्लिशमेंट है जिसमें कि आपने कोई हो सकता है कि मैन्युफैक्चर किया हो, कोई प्रोसेस डिज़ाइन किया हो, या कोई मशीन जो है वो आपने परचेज़ की हो, कोई कंस्ट्रक्शन है, डेवलपमेंट है, जैसे कि बिल्डिंग, रोड्स, ब्रिजेस, कैनाल्स, या फिर नेविगेशन या इरीगेशन के लिए, सप्लाई ऑफ वाटर के लिए, इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो इस तरह का कोई भी इस्टेब्लिशमेंट है दैट इज़ योर इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट एज पर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। देन इसमें आपका एक क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, यू हैव टू डिफाइन वेज, डिडक्शन एंड फाइन। तो तीनों को मैं यहाँ पर अभी जो है इस अकॉर्डिंग जो आपका जो लॉ है, जो एक्ट है, उसके अकॉर्डिंगली वेजिस, डिडक्शन और फाइन ये क्या क्या है इसको भी हम डिस्कस करते हैं। वेजिस, डिडक्शन एंड फाइन। सबसे पहले वेजिस की बात करते हैं। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि वेजिस क्या होते हैं। वेजिस मीन्स ऑल रेम्यूनरेशंस। ऑल रेम्यूनरेशन मीन्स कि जो भी आपको आपकी सर्विसेज के बदले में आपको जो है प्रोवाइड किया गया बाय द एम्प्लॉयर, दैट इज़ योर रेम्यूनरेशन। तो वेजिस का मतलब वो सारी की सारी रेम्यूनरेशंस हैं, चाहे वो बाय द वे ऑफ सैलरी जो आपको पेमेंट मिलता है, या कोई अलाउंस मिलता है, या फिर किसी भी कंडीशन में जो आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो वेजिस कहलाते हैं। अब हो सकता है जो आपको सैलरी मिल रही है उसके अलावा कुछ बेनिफिट, जैसे अभी हमने पीछे जो डिस्कस किए हैं, वो सारे के सारे बेनिफिट जो हैं वो भी वेजिस में काउंट होंगे। सेकेंड इज़ डिडक्शन। हिंदी में हम अगर डिडक्शन को ट्रांसलेट करें दैट इज़ कटौती। तो आपके वेजिस में कोई भी जो कटौती की जाती है, कुछ पैसे जो काटे जाते हैं, दैट इज़ जो डिडक्शन। तो एम्प्लॉयर जो है वो आपकी सैलरी से, आपके वेजिस से कुछ डिडक्शंस कर सकता है, और वो किस तरह के हो सकते हैं। पहली चीज़ तो ये हो सकता है, पॉइंट नंबर ए इज़ फाइन्स, कि आपकी सैलरी जो है उसमें से कुछ फ़ाइन जो है वो कट गया। वो फ़ाइन कैसे हो सकता है, किसी कंडीशन में आपने जो है कोई लॉस जो है वो कर दिया, आपका काम करने का तरीका इस तरह से था कि मशीन का ब्रेकडाउन हो गया, या फिर आपका जो लॉस है, आप कोई कंसाइनमेंट आना था, आप जो है सो गए उस वक्त, या किसी भी कंडीशन में जब आप अपनी ड्यूटी पूरी तरीके से नहीं करते हैं तो आपके ऊपर फ़ाइन इम्पोज किया जा सकता है। तो वो जो फ़ाइन है वो इज़ अ फॉर्म ऑफ डिडक्शन फ्रॉम योर सैलरी। बी पॉइंट इज़ डिडक्शन फॉर एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी। आप अपनी ड्यूटी पर आए नहीं, आप छुट्टी मार गए, तो उस कंडीशन में जो है आपकी ड्यू टू द एब्सेंस फ्रॉम द ड्यूटी आपके डिडक्शंस हो सकते हैं, तो उस दिन की आपकी सैलरी काट दी जाए। सी इज़ डिडक्शन फॉर डैमेज टू और लॉस ऑफ गुड्स। आपने सामान तोड़ दिया, फोड़ दिया,
मशीन को डैमेज कर दिया, आपको काम करना आता नहीं था उस मशीन पे, आपने जो है उसमें तोड़ फोड़ कर दी, तो उस कंडीशन में जो है आपके फाइन्स जो हैं डिडक्शन ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। डिडक्शन फॉर सच एमेनिटीज़ एंड सर्विसेज सप्लाइड बाय द एम्प्लॉयर और स्टेट गवर्नमेंट। कुछ एमेनिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, कुछ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं बाय द एम्प्लॉयर या फिर गवर्नमेंट की तरफ से जो आपको सप्लाईज दी जाती हैं। जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज का, तो आपको घर से फैक्ट्री तक, फैक्ट्री से घर तक ले जाने के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। तो हो सकता है कि आपकी सैलरी में से कुछ पार्ट जो है वो इस सर्विस के लिए डिडक्ट कर दिया जाए। तो आपको ट्रांसपोर्टेशन सर्विस जो है वो आपको इजीली अवेलेबल है, बट उसके लिए यू हैव टू पे फॉर इट। तो वो डिडक्शंस हो सकते हैं, या फिर उसके अलावा ये भी हो सकता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन, कुछ फैक्ट्रीज ऐसी हैं जिसमें कि आपको लंच प्रोवाइड किया जाता है, तो वो लंच प्रोवाइड करना या मॉर्निंग और इवनिंग के स्नैक्स जो हैं उसके लिए भी कुछ डिडक्शंस जो हैं वो हो सकते हैं। द लास्ट पॉइंट जैसे है डिडक्शन फॉर हाउस एकोमोडेशन। टाटा है या इस तरह की और भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि आपको हाउस एकोमोडेशन प्रोवाइड करती हैं, आपको रहने के लिए घर जो है वो प्रोवाइड करते हैं, फ्लैट जो है प्रोवाइड कर दिया। और इसी तरह से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो हैं उसको भी जो है इस तरह के अकोमोडेशन सर्विसेज मिलती हैं। तो इस तरह की जो आपको सर्विसेज या एमेनिटीज़ मिलती हैं उस कंडीशन में आपको जो है कुछ डिडक्शन पे करना होगा। तो आपकी सैलरी में से कुछ डिडक्शन हो जाता है, जिससे कि आपको रहने के लिए वहाँ पर घर जो है बहुत सस्ते, बहुत कम जो है वैल्यू में आपको बहुत अच्छी सर्विसेज जो है वो मिल जाती हैं। तो दीज आर द सम फॉर्म ऑफ डिडक्शंस इन दिस एक्ट। और लास्ट इज फाइन। फाइन के लिए कुछ रूल्स डिफाइन है, वो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। पहला तो है कि नो फाइन इम्पोज्ड ऑन एनी एम्प्लॉयड पर्सन शैल बी रिकवर्ड फ्रॉम हिम बाय इंस्टॉलमेंट्स और आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 60 days फ्रॉम द डे ऑन विच इट वॉज इम्पोज्ड। मतलब सिंपल भाषा में ये है कि जिस दिन कोई आपने एक्ट ऐसा कर दिया, किसी मशीन की तोड़ फोड़ कर दी जिसकी वजह से या कोई लॉस ऐसा हो गया, तो उस लॉस जिस दिन हुआ है उस दिन या तो फ़ाइन इम्पोज होगा। तो इंस्टॉलमेंट्स में भी किया जा सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर लॉस हुआ है तो इतना ज़्यादा हम फ़ाइन नहीं करते हैं उसमें। उसका रीज़न है पॉइंट नंबर 4 जो कि हम बाद में भी डिस्कस करते हैं, जिसमें कि कुछ 3% से ज़्यादा जो है फ़ाइन हमें नहीं लेना होता। तो कुछ इंस्टॉलमेंट्स के में भी हम कर सकते हैं, या फिर जो है अगर कम है तो एक बार की सैलरी में उसको फ़ाइन जो है वो डिडक्ट कर सकते हैं। तो आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 60 days फ्रॉम द डे ऑन विच इट वॉज इम्पोज, तो 60 दिन के बाद जो है वो फ़ाइन हम इम्पोज नहीं करेंगे। उस कंडीशन में क्या होगा, वो फ़ाइन ऑटोमेटिकली वो ख़त्म हो जाएगा, सीज हो जाएगा। तो वो फ़ाइन जो है अमिट कर देते हैं हम उस एम्प्लॉय से, वो उसको छूट मिल जाती है। सेकेंड इज एवरी फाइन शैल बी डीम्ड टू हैव बीन इम्पोज ऑन द डे ऑफ द एक्ट और ओमिशन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच इट वॉज इम्पोज। तो कोई भी फ़ाइन है, किसी भी तरह का फ़ाइन है, तो जिस दिन इस तरह का कोई एक्ट हुआ है उसी दिन जो है आपको फ़ाइन इम्पोज करना होगा। ऐसा नहीं है कि आज जो है ऐसी कोई तोड़फोड़ हुई है और 1 महीने बाद जो है हम सो के उठे और याद आया कि तुमने ऐसा काम कर दिया, आज इस बार की तुम्हारी सैलरी से इतना फ़ाइन काट देंगे, तो ऐसा नहीं है। तो उसी दिन जो है वो फ़ाइन इम्पोज करना होगा। अदरवाइज़ अगर 1 हफ्ता या 2 हफ्ते हो चुके हैं उसके बाद जो है वो हम फ़ाइन जो है वो आपको ओमिट कर देंगे, तो वो जो है वो फ़ाइन नहीं होगा। Then point number 3 is no fine shall be imposed on any employed person until he has been given an opportunity of showing cause against the fine. किसी ने कोई इस तरह का एक्ट की, हरकत की जिसकी वजह से कोई लॉस हुआ और आपने फ़ाइन इम्पोज कर दिया, तो तब तक आप इम्पोज नहीं कर सकते हैं कोई भी फ़ाइन जब तक कि उस एम्प्लॉय को ऐसी अपॉर्चुनिटी ना दी जाए जिसमें कि वो अपनी सच्चाई जो है वो पेश कर सके, अपनी सफाई में कुछ। आप देखते हैं कि कोर्ट में भी जो है जो मुजरिम है या जो जिसको हम कटघरे में खड़ा करते हैं तो हम बोलते हैं कि आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं, तो सेम इज़ हियर। तो अगर कोई ऐसी हरकत हो गई है, आपकी कोई लॉस हो गया है, तो उस कंडीशन में आप जब तक कि उसको एक अपॉर्चुनिटी नहीं देते ताकि वो बताए कि एक्चुअल में कंडीशन में हुआ क्या है, तो वो जानने के बगैर आप फ़ाइन को इम्पोज नहीं कर सकते। देन 4th पॉइंट इज़ कि एक पूरे 1 वेज पीरियड में जितनी उसकी वेज सैलरी है या जो सिंपल उसकी जो पेमेंट है उससे 3% से ज़्यादा आप फ़ाइन जो है इम्पोज नहीं कर सकते। उसको उतना ही फ़ाइन जो है उसकी एक लिमिट है। इसका मतलब ये हुआ कि जिसकी जितनी ज़्यादा सैलरी है उस पर उसका 3% जो मैक्सिमम जो लेवल है वो उससे ज़्यादा
आप नहीं इम्पोज करेंगे। तो जितनी ज़्यादा सैलरी होगी उतना ज़्यादा जो है आपके ऊपर फाइन लग सकता है। और फिफ्थ पॉइंट जो है वो थोड़ा सा इररेलेवेंट है इस सिचुएशन में आज के टाइम पे, क्योंकि इसमें यह है कि कोई भी फ़ाइन हम नहीं इम्पोज करेंगे किसी भी एम्प्लॉयड पर्सन पे जिसकी उम्र 15 साल से कम है। तो ये बड़ा अटपटा सा लगता है कि 15 साल से कम का जो है जो बच्चा जो काम कर रहा है उसके ऊपर फ़ाइन नहीं लगाएंगे, लेकिन हम बोलते हैं कि 18 साल से कम का उम्र का जो बच्चा है वो काम कर ही नहीं सकता। तो याद रखिए, ये जो सारे पॉइंट्स पढ़ रहे हैं ये 1936 के एक्ट के हिसाब से कर रहे हैं, और जो 18 साल से बड़ी उम्र का आदमी ही एम्प्लॉयमेंट उसको मिलेगा, ये जो एक्ट है वो 1948 में पास हुआ। तो थोड़ा सा इसमें कन्फ्लिक्ट्स जो हैं हो सकते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए कि अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936, उस टाइम पे जो है 15 साल से कम का उम्र का या जो छोटे बच्चे हैं वो भी काम कर सकते थे। तो उस कंडीशन में इस एक्ट के अकॉर्डिंगली अगर 15 साल से कम उम्र का जो बालक जो काम कर रहा है उसके ऊपर फ़ाइन नहीं लगेगा। अगर 16 साल का, 17 साल का या 18 साल का है तो उसके ऊपर फ़ाइन लग सकता है, ठीक है। बट अब रूल्स चेंज हो चुके हैं, अब 18 साल से ज़्यादा की उम्र का जो लड़का है या लड़की है जो भी जो काम कर रहे हैं, तो 18 साल से ज़्यादा के आदमी जो एम्प्लॉय है वो ही जो है एम्प्लॉयमेंट ले सकता है, अदरवाइज़ उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं देते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936। तो इसके साथ जो है आपका यूनिट नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो